इंदौर से एक खबर। इंदौर नगर निगम के करोड़ों के फर्जी बिल घोटाले में बड़ा अपडेट सामने आया है। 3 और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। डायमंड एसोसिएट के मालिक जहीर खान पर केस दर्ज हुआ है। आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक राजेंद्र शर्मा, कॉस्मो इंजीनियरिंग के मालिक पर भी केस दर्ज किया गया। अभी तक 12 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 10 आरोपियों को अभी तक जेल भेजा जा चुका है। इंदौर नगर निगम में करोड़ों के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। घोटाला मामले में एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। 3 और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, यानी कि जिन आरोपियों के खिलाफ जांच चल रही थी उनके अलावा 3 और आरोपियों पर केस दर्ज किया गया। डायमंड एसोसिएट के मालिक जहीर खान, आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक राजेंद्र शर्मा और कॉस्मो इंजीनियरिंग के मालिक पर भी केस दर्ज हुआ है। अब तक 12 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 10 आरोपियों को अभी तक जेल भेजा जा चुका है। तो 3 और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नगर निगम के करोड़ों के फर्जी बिल घोटाले में जांच लगातार जारी है और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। 3 और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और इन 3 आरोपियों में डायमंड एसोसिएट के मालिक जहीर खान, आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक राजेंद्र शर्मा और कॉस्मो इंजीनियरिंग के मालिक पर केस दर्ज हुआ है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। पुनीत, करोड़ों का फर्जी बिल घोटाला सामने आया, 10 लोग अब तक जेल जा चुके हैं और अब 3 लोगों पर और एफआईआर दर्ज हुई है। जी बिल्कुल ऋतु, देखिए बहुत बड़ा घोटाला है और अब तक 150 करोड़ रुपए तक यह घोटाला जाने की बात कही जा रही है। इसको लेकर जांच भी चल रही है और कल जब जो हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी राज्य शासन द्वारा, वह कल जांच के लिए इंदौर नगर निगम पहुंची थी। उनके द्वारा जांच करने के बाद 3 लोगों के विरुद्ध और एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले में 10 आरोपी तो अभी तक जेल जा चुके हैं, अब 3 और नाम उनमें जुड़ गए हैं। इन तीनों पर एफआईआर होने के बाद पुलिस इनकी तलाश कर इन्हें भी जेल पहुंचाएगी। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया है ऋतु, आने वाले समय में इसमें कई बड़े अधिकारियों के भी नाम सामने आएंगे, जिसमें अपर आयुक्त स्तर के भी अधिकारी शामिल रहेंगे। घोटाले की परत दर परत खुलती जा रही है और उसमें से बड़े बड़े नाम निकलते जा रहे हैं। अब तक जो ठेकेदार फर्म्स थी उसके 8 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं 6 नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है। तो निश्चित तौर पर निचले स्तर के जो अधिकारी थे, यदि इंजीनियर अभय राठौर को छोड़े तो उनका नाम आ चुका है। अब अभय राठौर के ऊपर के जो अधिकारी थे उनका भी नाम जल्द आएगा ऋतु। बिल्कुल पुनीत, और जिस तरह से देखिए एक बड़ा बिल घोटाला फर्जीवाड़ा किया गया करोड़ों का, क्या कहना है पुलिस का कि अभी और कितने आरोपी हो सकते हैं? देखिए जांच पुलिस स्तर पर तो चल ही रही है ऋतु। देखिए फाइल्स जो पुलिस ने बरामद की थी उनके आधार पर पुलिस की जांच चल रही है। 20 फाइलें चोरी हुई थी इसी घोटाले से संबंधित, जो नगर निगम आयुक्त थी तत्कालीन हर्षिका सिंह की कार से। समझिए ऋतु इस बात को कि घोटाला किस स्तर का है कि नगर निगम आयुक्त की कार से ही फाइलें चोरी हो जाती है। 20 महत्वपूर्ण फाइलें, उसकी एफआईआर भी दर्ज कराई जाती है। नगर निगम परिसर से ही फाइलें चोरी भी हो जाती है। तो जो लोग इस पूरे घोटाले में शामिल है वो कितने शातिर हैं और कितने पावरफुल होंगे कि नगर निगम आयुक्त की कार से भी फाइलें चुरा लेते हैं। तो पुलिस का तो ये कहना है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी इसमें आरोपियों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन अब जो ऊपर हाई लेवल के जो ऑफिसर्स है, बिल्कुल, क्योंकि लगातार पुनीत हम देख रहे हैं जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है आरोपियों की संख्या भी बढ़ रही है। अब देखना होगा कि कुल कितने लोग इस मामले में संलिप्त हैं। फिलहाल शुक्रिया पुनीत आपका जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को दतिया में रहेंगे। बगलामुखी मंदिर में दर्शन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। विश्वासी सूत्रों के अनुसार इसके बाद उत्तर प्रदेश के समीप किसी क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए अमित शाह जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को दतिया के दौरे पर रहेंगे। बगलामुखी मंदिर में दर्शन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। और सूत्रों के अनुसार आपको बता दें, इसके बाद यानी कि दतिया में बगलामुखी मंदिर में दर्शन करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के पास किसी क्षेत्र में चुनावी प्रचार के लिए जा सकते हैं। तो यूपी के पास किसी क्षेत्र में जा सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, लेकिन उसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दतिया में रहेंगे और बगलामुखी मंदिर में दर्शन करेंगे। और इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यूपी में चुनावी प्रचार जारी है। आज फिर सीएम डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश में प्रचार करने जा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव श्रावस्ती लोकसभा के गेस्टी विधानसभा के पचपेड़वा पहुंचकर पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे।
तो यूपी में मध्य प्रदेश के सीएम का प्रचार जारी है। आज फिर यूपी में प्रचार करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और आपको बता दें, लगातार यूपी में चुनावी प्रचार करते हुए सीएम मोहन यादव नजर आ रहे हैं। अब क्या है जातिगत समीकरण श्रावस्ती का? यहाँ पर ब्राह्मण वोटर्स 30% है, मुस्लिम वोटर्स हैं 20%, कुर्मी वोटर्स 20% हैं, तो वहीं यादव वोटर्स की संख्या है 15% और दलित वोटर्स 10% हैं। श्रावस्ती जाने वाले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और श्रावस्ती में जनसभा को संबोधित करेंगे, चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और ये देखिए यहाँ का जातिगत समीकरण। तो इससे पहले भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव छत्तीसगढ़, बिहार, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में प्रचार के लिए जा चुके हैं। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अन्य राज्यों में पहुंच रहे हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़, बिहार, तेलंगाना समेत हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। और बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव तो संपन्न हो गए हैं, लेकिन इसके बाद प्रदेश में उपचुनावों की चर्चा भी शुरू हो गई है। कुछ सीट तो विधायक के सांसद बनने से खाली होंगी, तो कुछ सीटों पर कांग्रेस के विधायकों के पाला बदलने से चुनाव की चपेट में आ जाएंगे। किन सीटों पर लोकसभा चुनाव के बाद हो सकते हैं उपचुनाव और कौन हो सकते हैं संभावित उम्मीदवार, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। 29 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। परिणाम आने के बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश के नेता उपचुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव 3 सीटों पर तो तय माना जा रहा है। साथ ही चुनाव लड़ रहे विधायक अगर सांसद बन गए तो उपचुनाव वाली सीटों की संख्या बढ़ सकती है। शिवराज जीते तो बुधनी से चुनाव लड़ेंगे कार्तिकेय। विदिशा से यदि शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीतते हैं तो बुधनी विधानसभा पर चुनाव होगा। तो सवाल यह है कि क्या शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को टिकट मिलेगा या किसी नए चेहरे को मौका दिया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो इसे शिवराज के गढ़ का हस्तांतरण माना जाएगा, यानी आलाकमान के लिए उम्मीदवार का चयन मुश्किल होगा। 3 सीटों पर तय है उपचुनाव। विधानसभा चुनाव जीतने वाले 3 कांग्रेस विधायकों ने कुछ दिन पहले ही पाला बदला है। तीनों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। अमरवाड़ा, बीना और विजयपुर में लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव होंगे। हालांकि रामनिवास रावत ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन जल्द ही वो इस्तीफा दे देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। विधायक भी लड़ रहे लोकसभा का चुनाव। मंडला लोकसभा सीट से कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम चुनाव लड़ रहे हैं। मरकाम डिंडोरी से विधायक हैं। उधर उज्जैन लोकसभा से तराना विधायक महेश परमार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। शहडोल से पुष्पराजगढ़ विधायक कुंदेलाल मार्को मैदान में हैं। सतना लोकसभा सीट से कांग्रेस ने विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को चुनाव लड़ाया है। भिंड से कांग्रेस के उम्मीदवार फूल सिंह बरैया हैं, जो कि भांडेर से विधायक। यानी इन उम्मीदवारों ने चुनाव जीता तो उपचुनाव फिर होंगे। कुल मिलाकर 7 ऐसी सीटें मानी जा रही हैं जिन पर उपचुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा अगर राज्यसभा की बात की जाए तो दिग्विजय सिंह वाली सीट और इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली सीट पर भी राज्यसभा के लिए उपचुनाव तय माने जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान के प्रभाव वाले क्षेत्र बुधनी, जहां से वो विधायक हैं, अगर वो विदिशा से लोकसभा जीतते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें केंद्र में स्थान मिलेगा। और ऐसे में बुधनी से किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा यह अहम होगा। क्या उनके बेटे कार्तिकेय को ही पार्टी प्रत्याशी बनाएगी या किसी दूसरे नाम पर विचार करती है? उधर उपचुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस क्या कुछ कह रही है, ये भी सुन लीजिए। अब ये दिलचस्प होगा कि जो पार्टी परिवारवाद के खिलाफ नारा लगाती रही है वो किसको टिकट देगी बुधनी में, ये देखना दिलचस्प होगा। अब उपचुनाव में प्रत्याशी कौन होगा ये भाजपा में नेतृत्व तय करता है, भाजपा का संगठन तय करता है। अब परिवारवाद के आधार पे तो कोई भाजपा में टिकट मिलते नहीं है। भाजपा में तो उस व्यक्ति को टिकट मिलता है जो जनता के बीच में सक्रिय रहता है, समाज सेवा करता है, जन सेवा करता है, भाजपा के लिए काम करता है, जनता के लिए तत्पर रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को भाजपा संगठन जो जनता की पसंद होगा, जनता में लोकप्रिय होगा, टिकट देगी। यानी लोकसभा चुनाव के बाद कई सीटें विधानसभा में खाली हो जाएंगी। 4 जून के बाद स्थिति और साफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव का शोर कुछ सीटों पर कुछ महीनों के बाद फिर से सुनाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
इधर राजधानी भोपाल में फूड लाइसेंस को लेकर प्रशासन सख्त है। एमपी नगर में एटमॉस्फेयर रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। बिना फूड लाइसेंस के रेस्टोरेंट को चलाया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर कार्रवाई की है और राजधानी भोपाल के एमपी नगर स्थित एटमॉस्फेयर रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। तो जांच करने पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने ये कार्रवाई की है और रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर और मुरैना में जीएसटी टीमों की छापेमारी जारी है। बीआर ऑयल्स की 3 फर्मों पर छापे मारे गए। फैक्ट्री और ऑफिस सहित कई ठिकानों पर जीएसटी टीमों ने छापा मारा। 24 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी टीम में शामिल हैं। जीएसटी चोरी की शिकायत के बाद एक्शन लिया गया। छापों से शहर के व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। 24 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी टीम में शामिल हैं। बीआर ऑयल्स की 3 फर्मों पर, घर पर और इसके साथ ही आपको बता दें 3 ठिकानों पर कुल छापा मारा गया है, जिससे शहर के व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, शहर के व्यापारियों में हड़कंप है, क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आया है? जी, मैं बिल्कुल ऋतु बताना चाहूंगा कि जो फर्म है बीआर फर्म है, जिसके एक बामौर और ग्वालियर घर और ऑफिस सभी जगह पर मुरैना और ग्वालियर की जीएसटी टीमों का कल से छापा पड़ा है और जांच चल रही है, जिसमें बताया गया है कि जीएसटी चोरी का मामला सामने आ रहा है। वहीं व्यापारियों में ये हड़कंप मचा हुआ है कि चुनाव के तुरंत बाद ही जीएसटी का छापा शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ व्यापारी जो चुनाव में खड़ा हुआ था तो कहीं न कहीं व्यापारियों के साथ व्यापारी रहे थे, तो कहीं न कहीं ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि ये षड्यंत्र पर से जो व्यापारियों पर छापे की कार्रवाई करवाई जा रही है। लेकिन व्यापारी हैं वो कहीं न कहीं अपने घबराए हुए हैं और व्यापार कल से छापा पड़ा हुआ है। अभी कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई के बाद ही जीएसटी विभाग के कर्मचारी मीडिया से कुछ बताने के लिए, जानकारी देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अभी कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल। मनोज, ये भी बताइएगा कि क्या एक ही व्यापारी के घर पर ये छापा मारा गया है, क्योंकि 3 ठिकानों पर छापेमारी की बात निकलकर सामने आ रही है और करीब 24 के लगभग वो अधिकारी कर्मचारी हैं जो इस कार्रवाई करने के लिए पहुंचे हैं। क्या और भी जगह पर छापा मारा जाएगा? जी, अभी तो सिर्फ बीआर इंडस्ट्री के मालिक के ठिकानों पर, घर, ऑफिस और कारखाने पर ही छापा है, जहाँ जीएसटी विभाग की 24 आदमी जो अधिकारियों की टीम काम कर रही है। लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि छापा कहाँ कार्रवाई होगी। जहाँ बताया जा रहा है कि बीआर इंडस्ट्री की शिकायत बार बार आ रही थी। बिल्कुल मनोज, कई बार शिकायत मिलने के बाद आखिरकार अब ये कार्रवाई की गई। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। भोपाल में फिर चड्डी बनियान गिरोह सक्रिय हुआ है। एक सूने मकान में 6 से ज्यादा हथियारबंद चोर घुसे। सीसीटीवी में ये हथियारबंद नकाबपोश चोर कैद हुए हैं। ये वीडियो बाग सिवनिया थाना क्षेत्र के विद्यानगर का बताया जा रहा है। तो सूने मकान में 6 से ज्यादा हथियारबंद चोर घुसे और इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये सभी चोर सीसीटीवी में कैद हुए हैं। भोपाल के बाग सिवनिया इलाके का ये मामला है। बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की। प्रदेश में एक सप्ताह से एक्टिव आंधी, बारिश और ओले गिरने का सिस्टम कमजोर हो रहा है। गुरुवार को कुछ जिलों में ही मौसम बदला रहा, बाकी में तेज गर्मी रही। ग्वालियर सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहाँ तापमान 43.7 डिग्री दर्ज किया गया। छतरपुर के नौगांव में तापमान 43 डिग्री पहुंच गया, जबकि 11 शहरों में 42 डिग्री के पार रहा है। तो मौसम में बदलाव जारी है और क्या कहना है मौसम विभाग का, सुनते हैं। मई आधा गुजर चुका है और गर्मी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं दिनों दिन। क्यों लगातार बदलाव हो रहे हैं मौसम में, ये जानेंगे और साथ ही जानेंगे अब आगे क्या स्थिति रहने वाली है। हमारे साथ मौसम विज्ञानी जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या टेम्परेचर अधिकतम मध्य प्रदेश में रहा, बाकी जिलों में क्या स्थिति है और क्यों बार बार जो है बादलों का जो है कहीं ना कहीं कुहासा आ रहा है। पिछले 24 घंटे में आप देख सकते हैं कि जो सर्वाधिक अधिकतम तापमान जो है वो ग्वालियर में 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तथा राजधानी भोपाल का जो है सर्वाधिक अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस रहा और मिनिमम तापमान जो है 25.0 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे
साउथ वेस्ट एमपी में जो है आप देख सकते हैं साउथ वेस्ट एमपी के जो है हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बंडूरना, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर के जगह पे जो है हमने रायसेन में जो है बताया है कि हल्की वर्षा हो सकती है, कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें भी गिर सकती है या फिर तेज हवा का झोंका भी रह सकता है। उसके साथ चेतावनी भी दी गई है। आप देख सकते हैं येलो कलर का अलर्ट है ऊपर, ये जो जितने मीन्स डिस्ट्रिक्ट मैंने जो बताया उसी में येलो कलर का अलर्ट भी दिया हुआ है। ये तारीख 17 को वैलिड है। नॉर्मल स्ट्राइकिंग डेट जो है भोपाल की मानसून की वो 20 जून है, तो इसके आसपास ही जो है इस साल अगर मानसून का जो ट्रैक रहा वो अगर नॉर्मल रहा, कोई डेविएशन नहीं है, सिस्टम्स वगैरह फेवरेबल रहे, तो हो सकता है मानसून जो है बिल्कुल हमने जो बताया जाए ऑनसेट 20 तारीख भोपाल में आ सकता है। तो आपने सुना प्रकाश जी को, वो बता रहे थे कि अभी स्थितियां लगभग यही रहने वाली हैं। सुखद खबर ये है कि मानसून आगे बढ़ रहा है और 20-21 के आसपास जो है मध्य प्रदेश में दस्तक दे देगा। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। अब आपको बताते हैं एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी। दरअसल लगातार कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जा रहे नेताओं को लेकर कांग्रेस ने वास्तु दोष को इसके पीछे की वजह बताया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। कांग्रेस पर वास्तु दोष का साया, इसीलिए पार्टी पर खतरा मंडराया। वास्तु के चक्कर में पड़ी कांग्रेस, कार्यालय का दूसरा गेट खुलवाया। लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में एक ओर जहां बीजेपी में वोटिंग के आधार पर मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं को लगातार हार और पार्टी नेताओं के जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि कार्यालय में वास्तु दोष है और अब वास्तु के आधार पर पार्टी के दफ्तर का कायाकल्प भी किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निरीक्षण करने के बाद एक गेट को बंद करवाकर दूसरा गेट आने जाने के लिए खोल दिया है। कांग्रेस दफ्तर की रूपरेखा में बदलाव किया जा रहा है और सबसे पहले अध्यक्ष ने अपने ही कैबिन से शुरुआत कर दी है। जीतू पटवारी का ये दफ्तर है और जीतू पटवारी इसी कैबिन में बैठते हैं। यहाँ के पुराने फर्नीचरों को हटा दिया गया है, नए सिरे से नई तरीके की व्यवस्था की जा रही है। जीतू पटवारी इस ऑफिस में बैठते थे, लेकिन यहाँ पे जो फर्नीचर थे ये सब पूरे हटा दिए गए हैं। इसको पूरी तरीके से रेनोवेट किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जीतू पटवारी के दफ्तर के बाहर यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है। कई लोग तो ऐसा मानते हैं कि ये पूरी तरीके से वास्तु दोष को हटाने की कोशिश है कि किसी तरीके से कांग्रेस दफ्तर में नेगेटिविटी ना पैदा हो और इसके अलावा पॉजिटिविटी पैदा की जा सके। तो वही कांग्रेस की इस तरकीब पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि दोष पूरे कांग्रेस में ही है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ये कांग्रेस इस सच्चाई को क्यों नहीं समझती कि दोष उसमें है, दोष उसके नेताओं में, लेकिन हमेशा पीसीसी का वास्तु दोष दूर करने में लगे रहते हैं। इसके पहले कमलनाथ जी जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने भी वास्तु दोष दूर करने का प्रयास किया। नतीजा क्या हुआ? 116 से 66 में विधानसभा चुनाव में आ गए। अब जीतू पटवारी भी वही काम करने का प्रयास कर रहे हैं। नतीजा क्या होगा? पूरी कांग्रेस खाली हो जाएगी, अकेले रह जाएंगे। वैसे ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस वास्तु के चक्कर में पड़ी हो। समय समय पर कांग्रेस कार्यालय में कायाकल्प किया जाता रहा है, लेकिन पार्टी छोड़ते नेता और कम होते वोटिंग प्रतिशत के लिए क्या वाकई में वास्तु दोष जिम्मेदार है? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आपकी सांसद और नेता स्वाति मालीवाल के साथ पार्टी कार्यालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के स्टाफ विभव कुमार की ओर से की गई मारपीट और गाली गलौज के प्रकरण पर बीजेपी हमलावर है। भाजपा अब इस मुद्दे पर देश भर में बहस शुरू कर चुकी है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की भाजपा नेता और प्रदेश सरकार की वरिष्ठ मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि आप और उसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पोल खुल चुकी है। आप पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका इस देश की जनता के सामने पूरी तरह से उजागर हो गई है। उनका चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया है कि वो कहते कुछ और है और असल में उनका चेहरा कुछ और है। और अगर आज एक उन्हीं की पार्टी की सांसद बहन स्वाति मालीवाल के साथ अगर इस प्रकार की घटना घटती है तो इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आप पार्टी को विचार करना चाहिए कि देश की महिलाएं क्या सोचती है आप पार्टी के बारे में। वो भले ही अपने मन में बहुत खुश हो जाएं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो हर मोर्चे पर विफल हुए हैं।
आज बहन स्वाति मालीवाल के रूप में एक बहन सांकेतिक रूप से उनसे प्रताड़ित हुई है, ऐसी कई बहनें प्रताड़ित हुई होंगी जो पिक्चर में नहीं है। और इसीलिए बहन स्वाति मालीवाल ने आप पार्टी का असली चेहरा उजागर कर दिया। श्री अरविंद केजरीवाल का चाल चरित्र चेहरा उजागर कर दिया कि उन्हीं के कार्यालय में उन्हीं की सांसद को किस प्रकार से अपमानित होना पड़ा। उनके लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उन पर लात घूंसे चलाए गए, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और उस पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई। और अब खंडवा के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। 600 मेगावाट के प्लांट के पहले चरण में एक खंड में 90 मेगावाट, इंधावडी में 88 मेगावाट और केलवा खुर्द में 100 मेगावाट क्षमता की यूनिट लगाई जा रही है। ओमकारेश्वर बांध के बैकवाटर में बन रहे 278 मेगावाट बिजली की क्षमता के 3 फ्लोटिंग सोलर प्लांट 23 जून तक पूरे हो जाएंगे। फिलहाल 2 इकाई से 98 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए टेस्टिंग चल रही है। इस प्लांट से 48 मेगावाट बिजली बनाने के लिए ट्रायल किया जाएगा। तो प्लांट तैयार हो रहा है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, और बिजली उत्पादन के लिए इस प्लांट में टेस्टिंग भी चल रही है।